Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की. बोलिए, पीडीएफ विजिबल है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था तीनों टाइप की स्टैट के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हमने स्टडी किए थे. प्लस में एक न्यूमेरिकल स्टडी किया था हमने बोस आइंस्टीन स्टैट के ऊपर. क्या सबको क्लियर था दोनों टॉपिक्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है बेटा. आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का, और ये लास्ट टॉपिक है. ठीक है. उसके बाद में मैं एक टॉपिक जो जिसके अंदर वैसे तो सिलेबस में नहीं है, आपको थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था. उस चैप्टर जैसे हमने पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उसके बाद बहुत सारे मतलब हमने टर्म स्टडी की. तो हम बेसिकली डब्ल्यू में आपको बताऊंगी. डब्ल्यू जो होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर उसकी वैल्यू कैसे आएगी. ठीक है. वो टॉपिक भी मैं आपको करा दूंगी, बट वो सिलेबस में नहीं है आपका टॉपिक, जस्ट फॉर नॉलेज. ठीक है. उसको हम कल देखेंगे. ठीक है बेटा. Okay, ma'am. ठीक है. लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज. स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स एंड इट्स सॉल्यूशन. ठीक है. आपने केमिस्ट्री में टर्म पढ़ी है बेटा, स्पेसिफिक हीट पढ़ी है सबने? Yes, ma'am. क्या Yes, होता ma'am. बेटा स्पेसिफिक हीट? ये जिसका भी माइक ऑन है ना, अपने आप को म्यूट कर लीजिए. बोलिए बेटा, केमिस्ट्री में आपने स्पेसिफिक हीट आप 11th क्लास से पढ़ती आ रही हो, क्या होता है स्पेसिफिक हीट? This is defined as the यस, बोलिए बेटा. यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो जरूरत होती है उसको मैम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. Yes, very good beta. Amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of substance to 1 degree Celsius. कुछ ऐसा ही पढ़ा था यस मैम. Yes, ma'am. कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिएगी. आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, और टेम्परेचर कितना राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, वो होता है स्पेसिफिक हीट. ठीक है. यहाँ पे हम जो फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं वो हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे मेटल्स की क्या क्या होंगी, और उनके कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट है किसी भी मेटल के अंदर वो बेसिकली किस किस चीज पर डिपेंड करेगी या किस किस चीज से बनी होगी. ठीक है. टोटल स्पेसिफिक हीट मेटल की जो होगी वो क्या निकलेगी, यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे. वैसे आपने पहले पढ़ा है कि किसी भी मेटल की जो स्पेसिफिक हीट होती है 1 ग्राम एटम के लिए, उसकी वैल्यू 3R से ज्यादा नहीं होती है. आपने ये पढ़ा होगा. 3R पढ़ा था, ये रिलेशन CV = 3R, एटम यस की मैम. स्पेसिफिक हीट. ये Yes, केमिस्ट्री में ma'am. पढ़ा है आपने. और इलेक्ट्रॉन्स की होती है 3/2R. यस मैम. ठीक है. और जो मेटल की स्पेसिफिक हीट होती है वो दो चीजों की स्पेसिफिक हीट का सम होता है, एक तो एटम की स्पेसिफिक हीट और एक इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक हीट. ठीक है. 3R + 3/2R टोटल कितना बन जाएगा आपके पास? 9/2R. 9/2. सबको विजिबल है? Yes, यस मैम. ma'am. ठीक है. तो मतलब वो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जब हमने इसको परफॉर्म किया तो ऐसा मिला हमें कि जो मेटल्स की स्पेसिफिक हीट होगी लेकिन सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, उसकी वैल्यू 3R से ज्यादा नहीं होगी. ठीक है. किसी भी 1 ग्राम एटम के लिए मतलब एटॉमिक स्पेसिफिक हीट होगी आपकी 3R. यहाँ पे जो R है वो क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है. ठीक है. और ये जो एटम की जो स्पेसिफिक हीट है 3R है, वो किसने दिया? दो साइंटिस्ट थे, एक डुलोंग एंड पेटिटलो. ठीक है. ये है वो लो जो फिगर में दिखा रखा है. और ये जो टेम्परेचर है ये मेल्टिंग पॉइंट है उस सॉलिड का. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
बताइए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? मैम सॉलिड को मैम लिक्विड में सॉलिड और कन्वर्ट लिक्विड करने जितना हाँ, टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसमें आपका सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है जिस टेम्परेचर पे, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लॉ था वो था डिलोंग एंड पेटिट लॉ। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने ये लॉ अभी तक? पढ़ा है बच्चे? बोलिए बेटा। नो मैम। चलिए कोई बात नहीं, आप हायर क्लासेस में पढ़ लोगे इसको। ठीक है, अभी बस इतना ही ध्यान रखना, इस लॉ ने ऐसा बताया कि जो एटम की स्पेसिफिक हीट है वो 3R होगी, 3R से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यस मैम। उसके बाद क्या बताया गया इस लॉ के अंदर कि जब टेम्परेचर कम होगा, जब मैं टेम्परेचर कम प्रोवाइड करूंगी तो सी भी आपका क्या होगा, लो टेम्परेचर आप जैसे प्रोवाइड करोगे किसी भी मेटल को, तो जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और वो जीरो हो जाएगा एट टो टेंड्स टू जीरो पर। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये चीज वैसे ध्यान में रख लेना, इसके कोई ज्यादा नेसेसरी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकली ये जो प्रूफ दिखाया, ये जो मैंने आपको बताया था ना, थ्योरेटिकली ये प्रूफ किया गया कि जो मेटल की स्पेसिफिक हीट है वो किसके इक्वल होगा, एटम की स्पेसिफिक हीट प्लस में इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक हीट के इक्वल होगा। ठीक है, यस मैम। अच्छा ये ग्राफ देख के मुझे बताइए, यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है या घट रही है यहाँ मेल्टिंग पॉइंट तक? डिक्रीज हो रही है मैम। क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज मैम। ये तो बढ़ रहा है बेटा इस तरफ तो, यस मैम। टेम्परेचर इस तरफ बढ़ता जा रहा है और ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? बेटा ये कैसा नॉइस आ रहा है, किसकी साइड से आ रहा है? जिसके भी घर से नॉइस आ रहा है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। किसके घर से आ रहा था ये नॉइस? अपने आप को बेटा म्यूट कर लो ना, क्यों डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो? उसके बाद आपने एक लॉ पढ़ा है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा था ये लॉ? बताइए बच्चे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है आपने? एनीवन? आंसर कीजिए। नो मैम। नहीं पढ़ा? अब मैं याद दिला दूं। यस मैम। 11th क्लास, एवरेज। 11th क्लास में आपने फिजिक्स में यूनिट पढ़ी होगी, आई थिंक 8th यूनिट है शायद, उसमें आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा था? डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था वहां आपने फिजिक्स में? यस मैम। यस मैम। तो वहां एक लॉ भी था कि एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी हर एक एटम के साथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हाफ केबीटी, पढ़ा था? यस मैम। ट्रांसलेशनल के भी हाफ केबीटी, रोटेशनल के लिए भी हाफ केबीटी और वाइब्रेशनल के लिए भी हाफ केबीटी, पढ़ा था? यस मैम। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी हर एक एटम के साथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होगी हाफ केबीटी। ये होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब इक्वली डिवाइड कर दिया, हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी। टोटल कितनी होगी है फिर, तीनों को ऐड करूंगी तीनों टाइप के मोशन के लिए। 3/2 kBT। यस वेरी गुड, 3/2 केबीटी। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया गया इस थ्योरी के अंदर कि जब आप टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो प्रोवाइड करवाओगे तो ये जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। जब आप टेम्परेचर ही नहीं उनको कोई प्रोवाइड करवाओगी तो वो कैसे एक्साइट होंगे, एक्साइट ही नहीं होंगे वो। ठीक है, तो एटम्स किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, यस मैम।
और यदि वो Yes, ma'am. रेस्ट में रहेंगे तो जो सॉलिड है, जो मटेरियल सॉलिड है, उसकी एनर्जी इस स्टेट में क्या मानी जाएगी? जीरो अज्यूम की जाएगी, क्योंकि वो किस में है? सारे के सारे एटम्स रेस्ट में हैं। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, लेकिन ma'am. जैसे ही आप लोग उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, उस सॉलिड मटेरियल का, पहले तो जब आपने टेम्परेचर जीरो प्रोवाइड किया तो उस टाइम पे उनके अंदर कोई भी मोशन नहीं आएगा, वो रेस्ट में होंगे। ठीक है। और उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो भी जीरो अज्यूम की जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उस मटेरियल को टेम्परेचर दोगी बेटा, तो जो एटम्स हैं उनके अंदर क्या आ जाएगा? उनको एनर्जी मिल जाएगी ना। वो Yes, क्या ma'am. करेंगे? अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? Vibrate, ma'am. और उस Vibrate, टाइम ma'am. पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लिखा है? क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे? मान लिया ये मेरा एटम है, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो जब ये वाइब्रेट करेगा मेन पोजीशन के अबाउट, तो पॉजिटिव एक्स में भी जा सकता है और नेगेटिव Negative. एक्स में भी। मतलब ये अपने आप को पहले यहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा? रिस्टोर नहीं करेगा ये, Yes, ma'am. Yes, वापस ma'am. अपने मेन पे आएगा, फिर ये इस साइड में जाएगा, फिर खुद दोबारा से फिर रिस्टोर करेगा। तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और वो कितना लगेगा? जितना मेन पोजीशन से उसका राइट या लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। ठीक है Yes, ma'am. बेटा। Yes, ऐसा ma'am. टाइप का मोशन आपने कहाँ देखा है वैसे? टू एंड फ्रो मोशन कोई ऐसा एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में बता सकती हो? पेंडुलम मैम। यस, Pendulum, वेरी ma'am. गुड बेटा, ma'am. सिंपल पेंडुलम में पढ़ा था, ये भी फिजिक्स में आपने 10th यूनिट में ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ा था। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का। ठीक है बेटा, वेरी नाइस। अब यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे आपको इसी कॉन्सेप्ट से समझा दूंगी। ठीक है। आप देखो, एटम जब आप उस टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उस मटेरियल को, तो मटेरियल के अंदर एटम है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करे, तो एक्स में भी जा सकते हैं, जेड में भी जा सकते हैं, और वाई में भी जा सकते हैं। जा सकते हैं ना? Yes, ma'am. तो टोटल कितने, Yes, ma'am. कितनी पोजीशन के अबाउट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 के हो गए, Yes, 6 Yes, ma'am. एक्सिस ma'am. हो गए ना। और हर एक के लिए कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है? Half 1 kVt. by 2. हाफ केबीटी। हाफ केबीटी है ना, इनटू में क्या और आ जाएगा? 6. केबीटी। Yes, ma'am. टी और आएगा यहाँ पे, हाफ केबीटी आएगा ना। अभी तो बताया था, हर एक एटम के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? हाफ केबीटी। अब वो एटम एक्स में भी जा सकता है, एक्स के पॉजिटिव में भी वाइब्रेट कर सकता है, नेगेटिव में भी, वाई के पॉजिटिव में भी कर सकता है, नेगेटिव में भी, जेड के पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी है ना बेटा, है ना? Yes, ma'am. तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 6 इंटू हाफ केबीटी। आंसर बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 kBt, ma'am. वेरी गुड बेटा। 2 से 6 कैंसिल होगा, आंसर आएगा आपका 3 kBt. केबीटी। ठीक है, देखो ये रहा। तो हर एक एटम की टोटल एनर्जी कितनी होगी? 3 केबीटी। आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, इस तरह से डायग्राम बना के। ठीक है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। Okay, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मान लिया टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? कैपिटल एन है। ठीक है, 1 ग्राम सॉलिड के अंदर एटम कितने हैं? कैपिटल एन है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 1 ग्राम एटम ऑफ सॉलिड के लिए? 3n एन से मल्टीप्लाई kBt. करेंगे इस टोटल एनर्जी को हर एक एटम की। एक एटम की तो एनर्जी 3 kT है ना,
और यदि आपके पास टोटल एटम कैपिटल एन है, वोगैड्रो नंबर के इक्वल है, तो हर एक एटम की टोटल एनर्जी कितनी होगी? 3 kT को आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 3 N kT। और आपको पता है एन इंटू के किसके इक्वल होता है? आर के। कौन सा कांस्टेंट होता है आर? गैस कांस्टेंट गैस मैम। कांस्टेंट मैम। वेरी गुड बेटा, ये याद रखना है, एन के इक्वल टू आर। ये टॉपिक भी मैंने छुड़वाया हुआ, आपको ध्यान होगा। छुड़वाया है? यस मैम। बोले, गिनती के मैंने 3 ही टॉपिक छुड़वाए हैं पूरे सिलेबस में, जो कि है भी नहीं। एक तो एन के इक्वल टू आर, ये मैंने बोला था आप खुद पढ़ोगी, बोला था ना के की वैल्यू निकालना है आर बाय एन। यस मैम। ये मैं आपसे पूछूंगी फिर सिलेबस ये आज होने के बाद, ठीक है? कल नहीं तो परसों मैं आपसे पूछूंगी आपने कैसे किया है। और जो एक टॉपिक छुड़वाया था, जो वो नहीं था, डीजेनरेसी निकाली थी फर्मी की, है ना? यस मैम। उसमें अदर देन एब्सोल्यूट जीरो वाला केस था, सेकंड केस। वो तो यस मैम। बिल्कुल ही नहीं करना है, वो तो आएगा भी नहीं, कोई चांस भी नहीं है उसके आने के, ठीक है? गलती से ओके भी मैम। नहीं डालेंगे उसको, तो कोई नीड नहीं है उसको करने की। अब देखो, तो ये तो एटम की एनर्जी होगी, तो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना होगा स्पेसिफिक हीट का फॉर 1 ग्राम एटम ऑफ मेटल? आपको सी का फॉर्मूला पता है, स्पेसिफिक हीट और एनर्जी का रिलेशन, सी इक्वल टू कर ले यू बाय कर ले टी, पढ़ा है आपने ये? यस मैम। यस मैम। स्पेसिफिक हीट होता है वो एनर्जी से कैसे कोरिलेट करेंगे? चेंज इन पार्शियल चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाय पार्शियल चेंज इन टेम्परेचर, पढ़ा होगा। यस अब मैम। ये एटम का कंट्रीब्यूशन एनर्जी में, तो स्पेसिफिक हीट भी किसकी होगी? एटम्स की होगी बेटा। यस यस मैम। मैम। कर्ल बाय कर्ल टी, यू की जगह आ जाएगा 3RT, एन के की जगह आर आ गया था। और जब तुम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एटम की स्पेसिफिक हीट कितनी आ जाएगी? 3R आएगी। और वही आपका डिलोंग इन पेटिट लॉ होता है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद अब हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, किसके निकालनी है? इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि जो मेटल की स्पेसिफिक हीट होती है वो किसके इक्वल होता है? एटम की स्पेसिफिक हीट प्लस में इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी वजह से स्पेसिफिक हीट, ठीक है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जो मेटल के अंदर होंगे। अब देखो, अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है? यस मैम। यस इलेक्ट्रॉन्स मैम। क्या करेंगे? फ्रीली मूव करेंगे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की अलोंग, क्या पता वो एक्स में जाए या वाई में जाए या फिर जेड में जाए। इलेक्ट्रॉन तो किसी भी एक्सिस के अबाउट जा सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है? तो यस मैम। उनके पास यस केवल कौन मैम। सी एनर्जी होगी? काइनेटिक होगी। यस मैम। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो मोशन की, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे केवल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं करेंगे, ठीक यस है? मैम। पोटेंशियल एनर्जी तो वो होती है ना, वो अपनी शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे या कुछ हाइट का हो, यहाँ कुछ तो कुछ ऐसा ही नहीं है, ठीक है? यस मैम। तो इक्वी पार्टीशन, फिर से हम कौन यस। सा लो लगाएंगे? इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। फिर से एवरेज एनर्जी, पहले तो हमने निकाली एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम ऑफ मटेरियल। अब हम निकाल रहे एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब हर एक एटम की एवरेज एनर्जी पर एटम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? हाफ केबीटी। यस मैम। वो कितनी एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? 3 एक्सिस के अबाउट, मतलब पॉसिबिलिटी तो 3 के अबाउट है ना जाने की। एक्स में भी जब फ्रीली मूव कर सकते हैं, कुछ वाई में चले जाएं, कुछ जेड में चले जाएं, ठीक है? यस मैम। एवरेज एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की वजह से कितनी आएगी? 3/2 kT आएगी, ठीक है? ठीक है यस मैम। बच्चे, यस मैम। अब हमने ऐसा माना है कि मेटल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम होगा, मतलब पर एटम के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, ठीक है? और मान लिया यदि हमारे पास टोटल एटम कैपिटल एन है,
तो उनकी जो एवरेज एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कितनी होगी, इस एवरेज एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से कर देंगे। यस मैम। तो एन के किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और वो कितनी आ जाएगी 3/2 आर टी आ जाएगी। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब फिर से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो स्पेसिफिक हीट का देख रहे हैं हम। अब हम स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, और वो कितनी होगी इन टर्म ऑफ एनर्जी, कर्ल यू बाय कर्ल टी होगी। यस मैम। कर्ल बाय कर्ल टी बाहर, यू की वैल्यू 3/2 आर टी। जब तुम डेरिवेटिव करोगी तो कितना आ जाएगा, सीवी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 3/2 आर आएगा। यस मैम। तो टोटल स्पेसिफिक हीट कितनी होगी है, ये तो थी 3R एटम प्लस की वजह 3R। से, और ये है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये हो गया 3R प्लस 3/2 आर, और वो कितनी होगी 9/2 आर। तो ये जो प्रूफ था वो था थ्योरेटिकली प्रूफ किया गया, ये सारा प्रूफ। ठीक है, थ्योरेटिकली तो दिखाया है ये, यस मैम। और एक्सपेरिमेंटली कितना दिखाया गया, 3R। ठीक है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली कितनी वैल्यू दिखाई स्पेसिफिक हीट किसी भी मेटल की, 3R दिखाई। ठीक है, यस मैम। लेकिन थ्योरेटिकली कितनी आई, 9/2 आर। क्या ये ज्यादा आई या कम आई थ्योरेटिकली, ज्यादा मैम। तो मतलब इसमें दोनों में डिफरेंस आना, क्या किसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमली। ठीक है, ये डिफरेंस नहीं आ गया दोनों में, कि यस मैम। एक्सपेरिमेंटली तो आंसर आया 3R, और जब उन्होंने थ्योरेटिकली निकाला, कॉपी पेन से निकाला, तो आई 4.5R। तो बीच में इनके क्या आ गया, एनोमली आ गया, डिफरेंस आ गया, गैप आ गया। तो ये जो एनोमली, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट के अंदर एनोमली आना मेटल्स की। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जो कौन से टाइप की स्टेट सोल्व नहीं कर पाई, क्लासिकल स्टेट सोल्व नहीं कर पाई। तो इस एनोमली को कौन सोल्व कर पाई, बोली, फर्मी डायरेक्ट। फर्मी डिराक आई। ये जो बीच में इतना डिफरेंस आया, 1.5 का डिफरेंस आया, उसको कौन से टाइप की स्टेट सोल्व कर पाई, फर्मी डिराक, जो कि क्वांटम के अंदर आती है। और क्वांटम फिजिक्स कहीं ना कहीं फार मच बेटर है क्लासिकल फिजिक्स से। ठीक है, क्योंकि कई चीजें ऐसी थी जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो चीजें फिर दूर की क्वांटम ने। ठीक है, अब फर्मी Yes, डिराक ma'am. क्वांटम के अंदर आती है। तो फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट का, जो स्पेसिफिक हीट के अंदर जो हम निकालने हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है स्पेसिफिक हीट का पर ग्राम एटल एट लो टेम्परेचर, वो इतना निकला। इसका ये प्रूफ नहीं दिखाया गया बेटा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, Yes, ma'am. ये जो सीवी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से वो आया क्वांटम स्टेट के अकॉर्डिंग, और क्लासिकल की वजह से कितना आया था सीवी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मैम। यस बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, 3/2 मैम। यस 3/2। 3/2 आर। और यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं शो किया गया, जस्ट इतना बता दिया कि फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग सीवी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इतना आया। और ये जो क्वांटिटी है ना बेटा, इतने वाली, ये टी के मल्टीप्लाई में इसको एक कांस्टेंट नाम दे दिया गया, उसका नाम रखा लैम्डा। ठीक है, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। यहाँ पे बता दिया लैम्डा की वैल्यू ये है, जो एन है वो एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. यस मैम। अब ये वाली इक्वेशन देख ली सबने, सीवी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, मतलब यदि टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होगा तो क्या सीवी इलेक्ट्रॉनिक कुछ कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, करेगा मैम। करेगा, नो मैम। 0 होगा। No, ma'am. 0 होगा मैम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऐसा ही एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्सपेरिमेंटली मैंने यही तो बताया था, ऊपर पढ़ाया था, जब टेम्परेचर 0 होगा तो एनर्जी क्या होगी, 0, यस मैम। और Yes, एनर्जी ma'am. 0 होगी तो सीवी भी क्या होगा, 0 0। होगा। यही तो पढ़ाया था, Zero. और यही हाँ. अब देखो प्रूव कर दिया। वो इसी से तो प्रूव हुआ ना
इसमें तो कहीं टी था ही नहीं क्लासिकल में तो, यस मैम। है ना। लेकिन क्वांटम में जब सीवी निकाला तो प्रोपोर्शनल में टी आया। इसका मतलब जब टेम्परेचर जीरो होगा तो एनर्जी भी जीरो, एनर्जी जीरो तो सीवी भी जीरो। ऐसा ही मैं एक्सपेरिमेंटली समझा रही थी तुम्हें। तो यहाँ से जो ये जो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फैक्ट क्लासिकल स्टैट, वो किस स्टैट ने एक्सप्लेन कर दी, क्वांटम ने कर दी। ठीक है, विच इज इन एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इस लाइन को समझ गए हो जो मैं ऊपर ऊपर एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद ये दो तीन लाइन पढ़ लेना। इसके बाद एक और कुछ इसके अंदर ऐड कर रखा है, एक डिबाय थ्योरी थी, पढ़ी है ये थ्योरी? अभी फाइनल में पढ़ोगे, नो मैम। ठीक है, फाइनल ईयर के अंदर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर कम होगा, लो होगा, तो उस टाइम पे स्पेसिफिक हीट किसके प्रोपोर्शनल होगी, टी की पावर 4 के होगी। ठीक है, यस मैम। इस थ्योरी यही बोलती है, या फाइनल ईयर के अंदर पढ़ोगे, फिफ्थ सेम में पढ़ोगे। ठीक है, कि जो स्पेसिफिक हीट है लो टेम्परेचर पे वो प्रोपोर्शनल होगी टी की पावर 4 के। और इसने बताया स्पेसिफिक हीट जो मेटल की होगी लो टेम्परेचर पे वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, किन दो क्वांटिटी का सम होगा, एक तो बीटा टी क्यूब के एक प्लस लैम्डा टी। ठीक है, ये था डिबाई के अकॉर्डिंग। बीटा टी क्यूब जो स्पेसिफिक हीट है किसकी वजह से, एटम की वजह से, मतलब ये तो है एटॉमिक कंट्रीब्यूशन बीटा टी क्यूब। और लैम्डा टी कौन सा कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लैम्डा टी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन और बीटा टी क्यूब है आपका एटॉमिक कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक हीट के अंदर। ठीक है, यस यस मैम। मैम। अब ध्यान से मुझे एक चीज बताना, क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है डिबाय थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या वो मैच करता है फर्मी डिराक स्टैट के अकॉर्डिंग? अरे ऊपर यही तो समझाया था, फर्मी डिराक में भी तो सीवी इलेक्ट्रॉनिक की वजह से लैम्डा टी तो आ रहा था, यस मैम। और यस डिबाय मैम। थ्योरी में भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना है, लैम्डा टी है। ठीक है, यस यहाँ मैम। पे यही यस तो मैम। लिखा है इन अकॉर्डेंस विद फर्मी डिराक स्टैट। ठीक है, ठीक है बच्चे। यस मैम। यस मैम। यस। हम्म, उसके बाद इसमें ये बता रखा है, जो मैंने अंडरलाइन किया वो कर लेना, बाकी पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ऐसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया बहुत साइंटिस्ट के द्वारा नंबर ऑफ मेटल्स के लिए लो टेम्परेचर पर, इस रेंज के अंदर टेम्परेचर की रेंज ले ली 1.5 केल्विन टू 3 केल्विन। ठीक है, जब टेम्परेचर कम होगा तो स्पेसिफिक हीट वेरी करेगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन वैलिड होगा लो टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चे, यस मैम। यस मैम। जबकि 3 केल्विन से ऊपर स्पेसिफिक हीट किसकी वजह से होगी, इस एटॉमिक कंट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, ये प्रूव किया गया साइंटिस्ट ने, जब टेम्परेचर की रेंज कम होगी जैसे कि 1.5 केल्विन से 3 केल्विन, तो जो मेटल की स्पेसिफिक हीट है वो केवल होगी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से, लैम्डा टी की वजह से। लेकिन टेम्परेचर की रेंज 3 केल्विन से बढ़ गई, हाई होगी, तो ये वाली टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, उस टाइम पे नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो क्लियर है सबको? तो इस तरह से जो फर्मी डिराक स्टैट है वो बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व कर पाई, जो मेटल्स के अंदर हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं उनको। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे जो वर्ड था वो सबको क्लियर हो गया, स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स यस का मैम। मतलब पता लग गया। यस मैम। तो टॉपिक क्लियर है सबको? यस मैम। कोई डाउट हो इसमें? बोलिए बेटा।
इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम। No, नहीं है ma'am. प्रॉब्लम? अब इस हमारे सिलेबस का एक न्यूमेरिकल रहता है, वो मैं कल ही कराऊंगी, स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में ही करा दूंगी। ठीक है, आज नहीं कराऊंगी वो, ये वाला। ठीक है, ओके मैम। आज का आपका Yes, ma'am. होमवर्क है ये चैप्टर रिवाइज करना। उसके बाद मैं आपको ये पढ़ने दूंगी, ये जो है ना ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन भी देख लेना किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन जस्ट ये एक बार थ्योरी करने के बाद, ये न्यूमेरिकल करने के बाद, ये तो जस्ट यही देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, टाइप बता रखी है, आंसर्स तो वही आएंगे जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये वाला न्यूमेरिकल कल हम क्लास के स्टार्टिंग में करेंगे। इसके अलावा आपने कुछ पढ़ा हो अभी तो, कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में? बोलिए बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है या पढ़ा नहीं अभी तक? इसको पढ़ लेना आज, ठीक है। आज आपका होमवर्क यही है, ये जो चैप्टर है फर्मी डिराक वाला, आपको यही रिवाइज करना है पहले। ठीक है, ओके मैम। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हुई तो कल बता देना मुझे। ठीक है, बाकी फिर हम कल डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्लस में थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट। ठीक है, ठीक है बच्चे, Ma'am. Okay, ma'am. यस मैम। क्लास ऑफ करें। यस मैम। आप अटेंडेंस मुझे भेज देना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर रिवाइज ना आए तो एटलीस्ट हाफ तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको आज। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि ज्यादा सिलेबस नहीं है, देखो इस पेपर का मैंने पहले भी बोला है, थोड़ा सा सिलेबस है, इजी सिलेबस है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप हाथ से डेरिवेशन सॉल्व करके देखोगी, हाँ कोई बीच में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि ये कहाँ से आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी आपको नहीं आता तो मैं हूं बताने के लिए। ठीक है बेटा। यस मैम।